अपनी सास के साथ हाईवे पर बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी और उसका पति रवि शहर कमाने के लिए गया था और महीने भर से वापस ही नहीं आया था। एक दिन कुमुद अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी खाने में क्या बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाईवे पर जमीन भी उपजाऊ नहीं है और कुछ उग ही नहीं पाता। घर का राशन भी खत्म हो गया है, बस थोड़े से चावल ही बचे हैं। ना जाने रवि ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। न कोई चिट्ठी आई न कॉल, पता नहीं हमको उसका इंतजार भी करना चाहिए या नहीं। माँ जी मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो जरूर किसी मजबूरी में होंगे और आ जाएंगे, आप फिक्र मत करिए। एक काम कर बहू, तू चावल उबाल ले, अभी हम उसे खाकर गुजारा कर लेते हैं। कल मैं राशन कार्ड से थोड़ा राशन ले आऊंगी, हमारा कुछ दिन गुजारा तो चल ही जाएगा। अब कुमुद ने चावल उबाल लिए और दोनों ने उसे खाकर अपना गुजारा कर लिया। लेकिन ऐसा कब तक चलता। बहू तू मेरी बहू नहीं बेटी है बेटी। सच में जहाँ मेरे बेटे ने मेरा साथ छोड़ दिया वहाँ मेरे लिए तू खड़ी है। अच्छा बहू, मैं सोच रही थी ऐसे कब तक गुजारा चलेगा। मैं हाईवे पर कोई दुकान डाल लेती हूँ, मेरी चांदी की पायल बेचकर। माँ जी मेरे रहते इस उम्र में आप काम करती हुई अच्छी नहीं लगेंगी, और आपकी तबीयत भी हाईवे पर बिना अच्छी हवा पानी के खराब ही रहती है, इसलिए जो भी काम करेंगे हम दोनों मिलकर करेंगे, वरना नहीं। अब दोनों सास बहू ये सोच लेते हैं कि वो राशन से मिले हुए दाल चावल और पायल बेचकर जो पैसा आएगा उससे आने जाने वाले यात्रियों के लिए छोटी सी रसोई डाल देंगे, जहाँ वो किसी को बिठाकर नहीं खिलाया करेंगे, पैक करके खाना दिया करेंगे। माँ जी सब तैयारी हो गई है, बस अब ग्राहक आ जाए। इतनी मेहनत का परिणाम भगवान हमें जरूर देगा मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर। थोड़ी देर में एक व्यापारी खाना खाने आता है और कहता है, ये तुम दोनों सास बहू ने बहुत अच्छा काम किया जो ये हाईवे पर रसोई डाल दी। यहाँ 20 किलोमीटर तक कोई भी खाने पीने का इंतजाम नहीं है, बहुत बढ़िया। बताइए साहब क्या लगा दूं आपके लिए, चाय पानी दाल चावल या सब्जी अचार के साथ? बहुत भूख लगी है, तुम मुझे दाल रोटी और अचार दे दो। अब व्यापारी को कुमुद खाना परोस कर देती है, लेकिन तभी वहाँ से तेजी से एक गाड़ी जाती है और बहुत सारी धूल खाने में गिर जाती है। छी छी, ये कैसा खाना है जिसमें स्वाद से ज्यादा मिट्टी है। अब समझ आया कि तुम्हारी ये हाईवे की रसोई चल क्यों नहीं रही। इसकी मैं तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, सारा स्वाद खराब कर दिया। ये देखकर दोनों सास बहू की आंखों में आंसू भर आए और सास ने कहा, बहू हमारी सब मेहनत बेकार हो गई। इस तरह तो कोई हमारा खाना खाने नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी तो हाईवे से खाने में जाएगी ही। माँ जी अगर इंसान कोशिश करे ना तो हर मुसीबत को पार कर सकता है, आप फिक्र मत करिए, हम कोई न कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। अब कुमुद थोड़े बचे हुए पैसे से नीले रंग का तिरपाल लेकर आती है, जिससे उनके घर पर धूप भी कम पड़ा करती और धूल मिट्टी से थोड़ी बहुत राहत हो जाया करती। ऐसे दिन गुजरते हैं और अब उनके पास कुछ ग्राहक आने लगते हैं। एक परिवार वहाँ खाना खाने आता है। माँ मुझे दाल चावल खाना है। और मुझे छोले चावल खाने हैं। बच्चों दाल चावल तो मिल जाएगा, छोले चावल नहीं है। तो आंटी मुझे 1 प्लेट मैगी कर दो ना। बेटा बस अचार रोटी दाल और चावल है और कुछ नहीं। ये क्या बात हुई बहन जी, बस 4 सामान के साथ आप रसोई डालकर बैठी हैं, ऐसे ये थोड़ी चलेगा। बहन जी हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये सब इंतजाम करें। ठीक है कोई बात नहीं, जो है वही लगा दो, मेरे बच्चे खा लेंगे। अब दोनों बच्चे और औरत जैसे ही चावल दाल रोटी खाती है तो खुश हो जाती है और कहती है, सच में तुम्हारे हाथों का स्वाद तो बहुत अच्छा है, खाकर मजा आ गया, एकदम घर जैसा खाना है तुम्हारा। तभी तो हमने इसे हाईवे रसोई का नाम दिया है, ढाबा नहीं, क्योंकि रसोई हर घर में होती है और ढाबा रोड पर। ये लो तुम्हारे पैसे, फिर से यहाँ आना हुआ तो हम जरूर आएंगे। औरत ही बोलकर वहाँ से अपने बच्चे लेकर चली जाती है और जाते हुए उसकी सोने की चेन टूटकर वहीं गिर जाती है, जिसे उठाकर कुमुद की सास ने कहा, बहू देख भगवान ने हमारी सुन ली, अब इसे बेचकर हम भी रसोई से ढाबा खोल सकते हैं। इसके वजन से पता चल रहा है ये कम से कम 50-60 हजार की चेन है। नहीं माँ जी हमारी रसोई का स्वाद अच्छा है, इसलिए ये हाईवे पर रसोई नाम से चलती है, वरना कितने हाईवे के ढाबे खुलते ही बंद हो जाते। हम कभी भी अपना जमीर खराब नहीं करेंगे। ठीक है लेकिन तू ही बता, अब हम उस औरत को कहाँ तलाश करेंगे? हम उनकी अमानत संभाल कर रख देंगे, जब वो आएंगी तो ले जाएगी। कुमुद ने चेन लेकर संभाल कर रख दी और उसी रात रवि आया। उसे देखकर कुमुद की सास कहने लगी, अब यहाँ क्या लेने आया है बेशरम, हम लोगों का विश्वास तोड़कर तुझे चैन नहीं आया क्या? मुझे माफ कर दो माँ, वहाँ मेरा एक औरत से चक्कर हो गया था। उसने मुझे बोला वो मुझे बहुत पैसा देगी, लेकिन एक दिन जब उसके पति ने हमें साथ पकड़ लिया तो वो मुकर गई और मुझे जेल हो गई। अब रिहा होकर आया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। रवि की माँ जो उससे इतना नाराज थी अचानक ममता में पिघल जाती है और उसे घर में रहने की मंजूरी दे देती है, लेकिन कुमुद उसे माफ नहीं कर पाई थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज ग्राहक आते और तीनों मिलकर उन्हें खाना खिलाकर अपना गुजारा करते। एक दिन सब खाना खा रहे थे
और रवि की माँ उसे सोने की चेन के बारे में बता देती है कि कुमुद ने उसे अलमारी में रखा है। रवि ने आधी रात को उठकर खुद से कहा, इन दोनों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं चैन चुरा कर भाग जाऊं और शहर जाकर अकेले मजे से रहूं। हाईवे की रसोई से ये लोग ऐसे ही किश्तों में जिंदगी गुजार पाएंगे। रवि ये बोलकर चेन चुराने के लिए तलाश करता है, लेकिन तभी कुमुद लाइट जला देती है और साथ में खड़ी अपनी सास से कहती है, माँ जी कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते और ये भी उन्हीं में से है। तभी मैंने जानबूझकर आपको चेन के बारे में इन्हें बताने को कहा था, जबकि वो चेन तो वो ग्राहक पहले ही लेकर चली गई। मेरी ममता में बहकर मैंने तुझे माफ किया था, लेकिन तू मेरी जिंदगी में एक गलती के अलावा कुछ नहीं है। अभी क्या भी इस घर से निकल जा। तूने मेरी बेटी जैसी बहू को धोखा दिया, लेकिन वो बस मेरे लिए चुप रही। लेकिन अब और नहीं, अब से तू मेरा बेटा नहीं है, मेरी बस एक बेटी है और वो है मेरी बहू कुमुद। रवि अब बार बार अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन दोनों उसे माफ नहीं करते। उसके पास और कोई चारा नहीं था और उसे अब वो घर छोड़कर जाना पड़ता है। जिसके बाद कुमुद और उसकी सास मिलकर धीरे धीरे हाईवे पर बनी हुई अपनी रसोई का अच्छे से ध्यान रखते हैं और उनका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। वो गरीबों को कभी कभी मुफ्त में खाना खिला दिया करते, ताकि उन्हें पैसों के साथ दुआएं भी मिलते रहे, और ऐसे ही हाईवे पर रसोई उनके जीवन को गुजारने का साधन बन जाती है। मोहिनी, प्रिया और पायल तीनों ही देवरानी जेठानी थी और तीनों में आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। वो लोग सारा काम एक साथ मिलजुल कर किया करती थी। ऐसे ही आज के दिन भी तीनों ही रसोई में खड़ी होती हैं और मोहिनी कहती है, मैं जल्दी से सभी घर वालों के लिए आलू प्याज के पराठे बना देती हूँ, और प्रिया तुम चाय बना लो, और पायल तुम जाकर सब लोगों को उठाकर नाश्ता करने आने के लिए बोल दो। इस तरह से तीनों काम बांट लेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। कुछ भी बोलो मोहिनी, हम तीनों के बीच में कितना प्यार है। हम लोग आपस में काम बांट लेती हैं और कभी लड़ाई भी नहीं करती। हाँ, और बाकी देवरानी जेठानी को देखो तो जब देखो लड़ती रहती हैं। बल्कि उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि अगर मिलजुल कर रहते हैं तो साथ में काम भी जल्दी हो जाता है, मन भी लगा रहता है और काम बांटने में भी आसानी होती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रिया, सच में मुझे तो कभी अपने मायके में भी इतना अच्छा नहीं लगा जितना तुम दोनों के साथ में लगता है। लेकिन बस मुझे एक ही चीज का गम है। क्या बात हो गई आखिर? ऐसा कौन सा काम है जो तुमने हमें नहीं बताया? यार तुम ही बताओ। हमारे पति हमें कहीं घूमने के लिए लेकर नहीं जाते। हमारे तीनों पतियों के बीच में इतना प्यार है कि वो आपस में बहुत ज्यादा मिलजुल कर खुशी से रहते हैं, लेकिन सास ससुर है नहीं। तब तो हम घूमने के लिए जा सकते हैं ना, फिर भी ना वो हमें कहीं घुमाने के लिए लेकर जाते। बस घर में ही पड़े रहो और उनके लिए खाना बनाते रहो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी शादी को तो 3 साल हो गए, लेकिन मायके के अलावा मुझे मेरा पति कहीं घुमाने के लिए लेकर नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि हम तीनों अनशन पर बैठ जाते हैं कि हमें कहीं घुमाने के लिए लेकर जाओ, तभी हम घर का काम करेंगे, वरना इन लोगों को ऐसे ही रखो। अब मोहिनी, प्रिया और पायल तीनों ही प्लान बना लेती हैं। अचानक उन तीनों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है और थोड़ी ही देर में जब ध्रुव, मयंक और किशन खाना खाने के लिए खाने की टेबल पर आते हैं तो ध्रुव कहता है, ये क्या, इस टेबल पर तो चाय ही नहीं है, आज मैं बस फ्रूट ही खाऊंगा। ध्रुव, तुझे नजर नहीं आता कि टेबल पर ओट्स नहीं है, पराठे नहीं है, सैंडविच नहीं है, देखा जाए तो टेबल पर नाश्ता ही नहीं है। तभी तीनों ही अपनी पत्नियों को आवाज लगाते हैं और थोड़ी ही देर में पायल, प्रिया और मोहिनी रसोई में से खाली हाथ मटकते हुए बाहर आती हैं। उन्हें खाली हाथ आते हुए देखकर किशन पूछता है, कोई बताएगा कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? तुम तीनों ने हमारे लिए कुछ बनाया क्यों नहीं? हम लोग बिना नाश्ता किए ऑफिस जाएंगे क्या? सुबह सुबह तो सबको भूख लगती है और तुम लोग तो सुबह 7 बजे उठ गई थी, फिर भी 9 बजे तक कुछ बनाया क्यों नहीं? हाँ, अब ये मत कहना कि तुम तीनों की तबीयत एक साथ खराब हो गई है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। अरे कम से कम ब्रेड पर बटर लगाकर दूध के साथ ही दे देती, ये तो काम तुम कर सकती थी ना। हम तीनों अब अनशन पर बैठी हुई हैं। जैसे हर कोई अपनी इच्छा को पूरी करवाने के लिए अनशन करता है, अब हम भी वही करेंगे। हम तीनों ने नोटिस किया कि हमारी शादी को कितना समय हो गया और आप हमें कहीं घुमाने के लिए भी लेकर नहीं जाते हैं। अरे यार, तो ये बात बैठकर भी तो हो सकती है। ऐसे सुबह सुबह अपने पतियों को भूखा रखकर ये अनशन करना कहाँ से सही है? हम इस बारे में आकर शाम को बात करेंगे ना। आप लोगों को जो बात करनी है आप कर लो, जो सोचना है सोच लो। अब आप लोगों को हमारा खाना तभी मिलेगा जब हम कहीं न कहीं घूमने के लिए जाएंगे। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोगों को सिर्फ नाश्ता नहीं मिल रहा बल्कि लंच भी नहीं मिलने वाला है, तो आप अपना जुगाड़ बाहर से कर लेना। हाँ। तीनों ही पत्नियों की बातें सुनकर ध्रुव, मयंक और किशन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मुंह लटकाकर भूखे पेट ही ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस से ही खाना खाते हैं। लंच में भी उन्होंने बाहर का ही खाना खाया। रात के समय उन्हें लगा कि शायद उनकी पत्नियों का गुस्सा शांत हो गया होगा और उन्होंने खाना बनाया होगा। लेकिन जब वो शाम को वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी तीनों पत्नियां बैठकर पिज्जा खा रही थी। उन्हें पिज्जा खाते हुए देखकर मयंक कहता है, क्या बात है, यहाँ पर तुम तीनों के पति सुबह से भूखे हैं और तुम लोग बैठकर पिज्जा खा रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? आप लोगों को शर्म नहीं आती? इतनी सुंदर पत्नियां हैं, सारा काम करती हैं, कभी लड़ाई भी नहीं करती, कुछ डिमांड भी नहीं करती, और आप उन्हें कहीं घूमने के लिए भी लेकर नहीं जाते। आप लोग हमें थोड़ा समय तो दीजिए, अभी काम चल रहा है और फाइनेंशियल ईयर भी तो एंड होने वाला है ना। हम अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, ऐसे समय में हम छुट्टियों पर नहीं जा सकते।
आप कुछ भी ऐसा तरीका निकालिए जिससे हमारा गुस्सा शांत हो जाए, वरना तब तक हम तो कुछ भी खाना नहीं बनाने वाले। इसके बाद ध्रुव, मयंक और किशन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो कैसे अपनी पत्नियों का गुस्सा शांत करे। तभी किशन को एक आइडिया आता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, आप तीनों का ये कहना है कि हम आपको घूमने के लिए लेकर जाएं, तब आप हमें खाना देना शुरू करेंगी ना? कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। अगर हम दूर घूमने नहीं जा सकते तो क्या, कल संडे है, हम पिकनिक पर जाते हैं और तुम पिकनिक पर ही खाना बनाना, और उसके बाद में तुम लोगों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, और जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है हम तुम्हें आउट ऑफ स्टेट ले चलेंगे। पहले तो तीनों पत्नियां हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर आंखों से इशारा करती हैं। तीनों ही आपस में एक दूसरे को समझाती हैं कि ना से अच्छा कुछ होता है, इसलिए तीनों ही मुस्कुराकर मान जाती हैं। अगली सुबह तीनों ही बहुएं पैकिंग कर लेती हैं और उन्होंने खाने के लिए तरह तरह का सामान रखा। एक इंडक्शन चूल्हा रखा, वहीं लड़कों ने टेंट और बाकी की तैयारी कर दी। थोड़ी ही देर में तीनों पत्नियां बहुत सारा सामान लेकर हॉल में आ जाती हैं और उन्हें देखकर ध्रुव बोलता है, अरे बाप रे बाप, आप लोग तो इतना सारा सामान लेकर जा रही हो, जैसे वहीं पर बसने का इरादा है। हम रात तक वापस आ जाएंगे। हम जानते हैं कि हम रात तक वापस आ जाएंगे। दरअसल मैंने ये सोचा कि अगर हम ज्यादा सामान लेकर जाएंगे तो अच्छे से खाना बना भी पाएंगे और आप लोगों को खिला भी पाएंगे। वैसे भी हमने आप लोगों को कल ज्यादा ही तंग कर दिया था ना, इसलिए अब पिकनिक पर ये तीनों बहुएं एक साथ खाना बनाएंगी और आप सबको खिलाएंगी। अच्छा जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। वैसे भी इस बार का संडे तो हमारा खराब ही होने वाला है। अब तीनों ही कपल 1-1.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद में एक लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर एक प्यारी सी नदी थी। आसपास हरियाली थी, कुछ झूले लगे थे और बहुत ही कम लोग वहां पर पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। तीनों आदमियों ने टेंट खड़ा कर दिया, वहीं बहुओं ने किसी तरह बिजली का जुगाड़ करके इंडक्शन चूल्हा जलाया और उस पर खाना बनाने लगे। थोड़ी देर में खाने की खुशबू इधर उधर फैल गई। आसपास से गुजरते हुए कुछ लोग बोलने लगे, अरे वो देखो तो, वहाँ पर 3 बहुएं पिकनिक पर एक साथ खाना बना रही हैं। आहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। परिवार हो तो ऐसा, कितना सुखी और खुशहाल परिवार नजर आ रहा है। सच में भाई, लगता है उनके पतियों ने बहुत घुमाते फिराते रहते हैं। इन तीनों बहुओं के चेहरे की रौनक ही बता रही है कि कितनी खुश हैं। वो तीनों बहुएं भी उन औरतों की बातें सुन रही थी और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में जहाँ मोहिनी ने पुलाव बनाया, वहीं प्रिया ने सैंडविच तैयार किया और पायल ने ड्रिंक्स का इंतजाम किया। थोड़ी ही देर में एक चादर पर बहुत तरह के पकवान रख दिए गए, जिसकी खुशबू से ही तीनों के पति बहुत खुश हो गए। और मयंक बोला, अगर इतना अच्छा और टेस्टी खाना मिलने वाला है तब तो हम महीने में 1-2 बार पिकनिक के लिए आ ही सकते हैं। सच में मजा आ गया। खाने की खुशबू से ही मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये खाना कितना टेस्टी है। पिकनिक पर एक साथ खाना बनाने वाली बहुओं ने तो कमाल कर दिया, और ये खाना भी इतना है कि हम आसपास वालों को भी बांट सकते हैं। और वैसे भी खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती है ना। चलो थोड़ा खाना हम आसपास में 2-4 लोग हैं तो उन्हें बांट देते हैं। अब ध्रुव, मयंक और किशन मिलकर थोड़ा एक्स्ट्रा बना हुआ खाना आसपास बैठे हुए टूरिस्ट में बांट देते हैं। उनकी पत्नियों का गुस्सा भी अब पूरी तरह से शांत हो जाता है और उन्हें बहुत समय के बाद अपने पतियों के साथ अच्छे से समय बिताने का मौका भी मिलता है। वहीं अब ध्रुव, मयंक और किशन को पिकनिक पर आकर इतना अच्छा लगा कि वो अपनी पत्नियों को लेकर हर महीने में 1-2 बार पिकनिक पर आया करते। और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है, वो लोग अपना वादा निभाकर उन्हें घूमने के लिए आउट ऑफ स्टेशन भी लेकर जाते हैं।